अभिक्रिया। देखिए हमारा एक चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3 रसायन प्रगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स। अगर आता है तो फिर मैं आगे क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दूं, नहीं तो शांत हो जाओ। देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, या उसके लुप्त होने की दर या बनने की दर हम कैसे निकालते हैं। फिर मैंने लास्ट में टॉपिक स्टार्ट किया था कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इंग्लिश में लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए मैंने बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, तो उनको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो लिखते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है, इसमें लिखना ही है और साथ साथ समझाता रहूंगा। तो लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। सबसे पहला आता है अभिकारक की सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए जितना ज्यादा हमारे पास अभिकारक होगा उतने ज्यादा क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, है ना। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा, यानी जितना ज्यादा सांद्रता होगी उतना ज्यादा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन
समानुपाती होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या ठीक है, इस तरह से आप लिखते हैं इसको कि किसी भी अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके? सांद्रता किसकी? अभिकारक। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ या घट सकता है। तो क्या लिख सकते हैं अगली लाइन में? यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता को घटाते या बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग घट या बढ़ सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि बिल्कुल समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का, ठीक है, वेग भी बढ़ जाएगा। ये नोट करिए। ठीक है भाई, नोट कर लिया पीछे? यस सर। अब देखिए अगला कारक है तापमान, टेम्परेचर। मैंने जैसे कल बताया था कि भाई अगर दूध से आप दही बना रहे हैं तो टेम्परेचर का रोल भी रहेगा। तो तापमान बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हम इस चैप्टर में ये माना गया है कि अभिकारक से जब उत्पाद बनते हैं तो ऐसा क्या होता हो कि अभिकारक के जो अणु हैं वो आपस में टकराते होंगे, उन टकराव से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अब कोई भी चीज़ कब टकराएगी? जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। आप आपस में कब भिड़ोगे? जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होगे, ठीक है, अदरवाइज आप बिल्कुल शांत बैठे रहोगे। तो सेम कहानी मॉलिक्यूल्स के साथ है, अणुओं के साथ है कि जब अणु बहुत ज़्यादा ऊर्जाशील होंगे, जब उनके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, तब वो जाके टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब तापमान बढ़ने से क्या होता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ाई है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी गतिज ऊर्जा, ठीक है, वो तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हमने तापमान बढ़ाया वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी अणुओं के बीच में। जब अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके बीच में क्या होगा? टकराव बढ़ेगा, और टकराव बढ़ेंगे तो उत्पाद की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो इसी से हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी समानुपाती होता है किसके? तापमान के। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर है तापमान, टेम्परेचर। ठीक, इसमें हम लिखेंगे किसी
रासायनिक अभिक्रिया का वेग तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अभिकारक के अणुओं के बीच टकराव बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग यानी रेट समानुपाती होता है किसके? तापमान के, टेम्परेचर। तो नोट कर लेंगे। पीछे लिख लिया सबने? आगे चलें? आप तो चलो सामने बैठे हो, वहाँ थोड़ा धीरे धीरे लिखा जाता है ना, इसलिए थोड़ा और रुकना चाहिए तुमने। भाई आपको तो पता है कि आप फटाफट लिख रहे हो, वहाँ थोड़ा स्क्रीन ऐसे चलती, एक तो सेकंड पीछे चलती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा फैक्टर है अभिकारक की। अगर ये आता है तो फिर हम आगे चले, वो बोल कर रहे हो प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए तीन तरह के आपके पास रिएक्टेंट हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल भाषा में बात करता हूं कि सबसे ज्यादा टकराव आप किसके मॉलिक्यूल्स में देख सकते हैं, तो उसमें देख सकते हैं जो ज्यादा मूव कर सकता है, चल सकता है,
कौन से किसके अणु सबसे ज्यादा मूव करते हैं? गैस के। तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा आपस में टकरा सकते हैं, उसके बाद द्रव के, उसके बाद ठोस के। तो यानी अभिकारक की इस प्रकृति पर भी निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग कि हमने अभिकारक कौन सा लिया है। तो गैसीय वाले, गैस प्रकृति वाले जो है अभिकारक, उनका रेट फास्ट होगा किससे? द्रव से, और द्रव वालों का फास्ट होगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन वो गैसीय अभिकारक में ज्यादा होगा, फिर किससे? द्रव्य अभिकारक, उसके बाद ठोस अभिकारक। समझ पा रहे हैं कैसे? चलिए अभी एक बार लिख लो, फिर समझाता हूँ। देखिए, क्योंकि गैस के जो अणु हैं, चलो लिखो पहले। लिख लिया सबने? अब आप देखिए कि गैस के जो अणु हैं वो कैसे होते हैं, सब तरफ घूम सकते हैं। ठीक है, द्रव के थोड़ा कम घूम सकते हैं और सॉलिड के अपनी जगह बिल्कुल फिक्स है। तो अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो जो पहले घूम रहा है उसकी और स्पीड बन जाएगी, और जब स्पीड बनेगी तो उनमें टकराव ज्यादा होगा। द्रव में थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी और टकराओगे। पर ठोस में क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। पहले वो जब तापमान बढ़ेगा तो पहले क्या काम करेगा? पहले वो अलग अलग होंगे, फिर मूव करेंगे। जबकि इसमें क्या है, दूर दूर है तो उनमें डायरेक्ट टकराव है। इसलिए गैसीय अभिकारक क्या रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है किससे? द्रव से, और द्रव का फास्ट होता है किससे? ठोस से। ठीक है, अगला इधर नोट कर लिया ना? चौथा है अभिकारकों का सतह क्षेत्रफल। सरफेस एरिया और रिएक्टेंट। अभिकारकों का सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया और रिएक्टेंट। तो देखिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक है, तो इसमें भी लिख लेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया
अभिकारकों के सतह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नोट कर लिया? नेक्स्ट है कौन सा, कितने हो गए? 4 5 उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। अब समझिए उत्प्रेरक, जानते हो उत्प्रेरक क्या होता है? कोई अच्छा, वेग बढ़ाने के लिए? हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रही हो, डर क्यों रही हो? ठीक है, बस वेग बढ़ाता ही है। अब मैं आपको समझाता हूँ बहुत देसी भाषा में। आप अपने घर से यहाँ पर स्कूल में हो सकता है स्कूटी से आते हैं, साइकिल से आते हैं या पैदल भी आते हैं। तो मान लीजिए अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आपको आधा घंटा लग रहा है और आपने साइकिल ली और साइकिल से आप यहाँ पर 10 मिनट में आ गए, तो 20 मिनट आपके कम हुए। तो साइकिल ने क्या काम करा? एक उत्प्रेरक का काम करा, कैटलिस्ट का काम करा कि आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, यानी घर से आप स्कूल तक यानी रिएक्टेंट से घर से प्रोडक्ट की तरफ आ रहे थे, तो पहले आधे घंटे में आ रहे थे, अब 10 मिनट में आ रहे हैं। तो उसने टाइम को कम कर दिया, एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है संक्रियण ऊर्जा, उसको कम कर दिया कि चलो भाई फटाफट अब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब यही नहीं है कि हर बार वो कमी करेगा। अगली बार क्या हुआ, आपके भाई ने उसकी टायर की हवा निकाल दी या आप आ रहे रास्ते में कील पड़ी पंचर हो गया, तो क्या था आप आधे 10 मिनट में आ पाओगे? हो सकता है आप 1 घंटे में आओ, खींचते अपने आप भी खींच के ला रहे हो अपने आप को भी, और साइकिल को भी खींच के ला रहे हो। तो उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं और उसकी संक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके या बढ़ाकर उसके अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अगर धनात्मक होगा, यानी जैसे साइकिल में पंचर नहीं हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, आप फटाफट आ गई। और अगर ऋणात्मक हुआ, पंचर हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और अगर ऋणात्मक होगा तो ठीक है। तो अब आप लिखेंगे इसमें साथ साथ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। यदि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंदर उपस्थित हो
अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा EA एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और यदि ऋणात्मक प्रेरक अभिक्रिया के उपस्थित हो तो वह ऋण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर अभिक्रिया के वेग को कम करता है। नोट करिए। कोई बात नहीं तो इसको ऐसे रहने दो। तो देखिए नोट कर लिया सबने? तो आपने अभिक्रिया का वेग के ऊपर न्यूमेरिकल्स कल सीखे थे और अभिक्रिया को प्रभावित करने वेग को प्रभावित करने वाले कारक आज सीखे। तो कौन कौन से कारक थे? पहला था अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की प्रकृति, तापमान और प्रेरक और अभिकारक के सतह का क्षेत्रफल। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में समझ में आ गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा उत्प्रेरक और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा ही। कई बार वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा भी देता है, इसलिए उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। एक चैप्टर था पूरा सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, वो अब हट गया है सिलेबस से। पहले पढ़ाया जाता था तो उसमें उत्प्रेरक के बारे में पूरा पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी